Assalamu alaikum everyone. Today I am going to discuss about 16 personality factor questionnaire. This test was constructed by British psychologist Raymond Cattell. 16 PF stands for personality factor. रेमंड कैटल का गोल था कि वो नॉर्मल इंडिविजुअल्स की पर्सनालिटी को अंडरस्टैंड करना चाहते थे कि एक नॉर्मल इंडिविजुअल किस तरह किसी भी सिचुएशन में रिस्पॉन्ड करता है या बिहेव करता है। तो इसके लिए इन्होंने एक रिसर्च कंडक्ट की थी और अपनी रिसर्च में इन्होंने जितने भी पार्टिसिपेंट्स लिए थे दैट वर नॉर्मल पीपल, नॉर्मल इंडिविजुअल। अकॉर्डिंग टू रेमंड कैटल, अगर हम किसी भी पर्सनालिटी को फुली अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि पहले उसके ट्रेट्स पैटर्न को अंडरस्टैंड किया जाए। तो ट्रेट को स्टडी करने के लिए, ट्रेट्स को अंडरस्टैंड करने के लिए उन्होंने एक स्टैटिस्टिकल टेक्निक यूज़ की थी 1929 में, दैट वाज फैक्टर एनालिसिस। और इस टेक्निक को यूज़ करके इन्होंने 16 पर्सनालिटी के फैक्टर आइडेंटिफाई किए थे और रेमंड कैटल ने इन फैक्टर्स को सोर्स ट्रेट का नाम दिया था। ये 16 सोर्स ट्रेट पर्सनालिटी के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, यानी किसी भी इंडिविजुअल की पर्सनालिटी को हम इन 16 सोर्स ट्रेट की मदद से या 16 फैक्टर्स की मदद से प्रिडिक्ट कर सकते हैं। रेमंड कैटल ने जो ये 16 ट्रेट्स दिए थे ये बाइपोलर नेचर के थे, मतलब हर ट्रेट के एक पोल पे एक खासियत मौजूद थी और उसके ऑपोजिट पोल पे उसकी दूसरी खासियत मौजूद थी। सो दैट वाज बाइपोलर नेचर। रेमंड कैटल ने जो 16 पर्सनालिटी के ट्रेट या फैक्टर दिए थे इन्हें 16 प्राइमरी फैक्टर्स ऑफ पर्सनालिटी कहा जाता है। और अगर इन्हीं प्राइमरी फैक्टर्स को मीनिंगफुली कंबाइन किया जाए तो इन्हीं से हमें 5 ग्लोबल फैक्टर्स ऑफ पर्सनालिटी मिलते हैं जिन्हें सेकेंडरी ट्रेट्स ऑफ पर्सनालिटी भी कहा जाता है। इस स्लाइड में आप देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड पे 16 प्राइमरी फैक्टर स्केल बना हुआ है और राइट साइड पे 5 ग्लोबल फैक्टर स्केल दिया हुआ है। जो 16 प्राइमरी फैक्टर स्केल है उस स्केल में यहाँ 16 ट्रेट्स गिवन है और हर एक ट्रेट को रेमंड कैटल ने अल्फ़ाबेटिक कोडिंग प्रोवाइड की है। जैसे वार्मथ ट्रेट है तो इसको कोड दिया है A, रीजनिंग ट्रेट को B, इमोशनल स्टेबिलिटी C, डोमिनेंस E, लाइवलीनेस F और इसी तरह A to Q4 तक कोडिंग प्रोवाइड की गई है इन 16 प्राइमरी फैक्टर्स को। अगर हम बात करें ग्लोबल फैक्टर्स की तो ग्लोबल फैक्टर्स हमें मिलते हैं प्राइमरी फैक्टर्स से। अगर हम लोग फैक्टर A, फैक्टर F, फैक्टर H, फैक्टर N और फैक्टर Q2 को कंबाइन करें तो पहला ग्लोबल फैक्टर हमें मिलेगा एक्स्ट्रावर्जन। इसी तरह बाकी ग्लोबल फैक्टर्स भी हमें प्राइमरी फैक्टर से ही हासिल हुए हैं। इस स्लाइड में अब मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह ये ट्रेट्स बाइपोलर नेचर के हैं। अगर मैं किसी इंडिविजुअल में 16 पर्सनालिटी फैक्टर का क्वेश्चनर एडमिनिस्टर करती हूँ और वो वार्मथ ट्रेट के क्वेश्चन के ऊपर वो इंडिविजुअल हाई स्कोर करता है तो ये हाई स्कोर क्या इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट करता है कि उस इंडिविजुअल में वार्मथ ट्रेट हाई डिग्री में मौजूद है एंड दिस शोज दैट कि वो इंडिविजुअल अटेंटिव होगा, पार्टिसिपेटिंग होगा, कोऑपरेटिव होगा और लोगों के साथ घुल मिल के रहना पसंद करेगा। और अगर वो इंडिविजुअल फॉर एग्जांपल वार्मथ ट्रेट के क्वेश्चन पे लो स्कोर करता है तो ये क्या इंडिकेट करता है कि उसमें वार्मथ ट्रेट लो डिग्री में मौजूद है एंड दिस शोज दैट कि उसकी पर्सनालिटी रिजर्व्ड होगी, वो लोगों से दूर दूर रहेगा, वो पार्टिसिपेटिंग नहीं होगा। सिमिलरली अगर वो रीजनिंग के क्वेश्चन पे अगर लो स्कोर करता है तो दिस इंडिकेट दैट कि उसके पर्सनालिटी में रीजनिंग ट्रेट लो डिग्री में मौजूद है, यानी वो कम इंटेलिजेंट होगा, उसकी मेंटल कैपेसिटी भी लो होगी। और अगर वो रीजनिंग ट्रेट पे हाई स्कोर करता है तो ये इंडिकेट करता है कि उसकी पर्सनालिटी में रीजनिंग ट्रेट हाई डिग्री में मौजूद है और ये चीज़ शो करती है कि वो इंटेलिजेंट भी है, फास्ट लर्नर भी है और उसकी मेंटल कैपेसिटी भी हाई है।
मतलब वो एक ब्राइट स्टूडेंट है। इसी तरह लो और हाई स्कोर की बेसिस पे हम ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि उसमें कौन सा ट्रेड हाई डिग्री में मौजूद है और कौन सा लो डिग्री में मौजूद है और उसकी पर्सनालिटी कैसी हो सकती है। 16 पर्सनालिटी फैक्टर क्वेश्चनर की एडिशंस की बात करते हैं। तो इसका फर्स्ट एडिशन रेमंड कैटल ने 1949 में पब्लिश किया था। इसके बाद इसके 5 वर्जन्स आए क्योंकि इसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट्स आती गई, चेंजेस आती गई। तो अब जो लेटेस्ट वर्जन है वो इसका 5th एडिशन है जो कि 1993 में रिलीज हुआ था। इस टेस्ट का पर्पस क्या होता है? सो ऑब्वियसली मैंने आपको पहले ही बताया कि रेमंड कैटल ने टेस्ट डेवलप ही इसलिए किया था फॉर द असेसमेंट ऑफ नॉर्मल इंडिविजुअल्स पर्सनालिटी। ये एक सेल्फ रिपोर्ट क्वेश्चनर है। सेल्फ रिपोर्ट क्वेश्चनर वो क्वेश्चनर होते हैं जो कि इंडिविजुअल जिसमें खुद अपने बारे में रिपोर्ट करता है, जिसमें खुद अपने बारे में वो बताता है, अपनी पर्सनालिटी के बारे में वो बताता है। इसके अलावा ये एक ऐसा क्वेश्चनर है जिसमें और क्लोज एंडेड क्वेश्चंस मौजूद हैं, यानी ऑलरेडी इंडिविजुअल्स को ऑप्शंस यहाँ गिवन होते हैं, उन्होंने बस अपना एक रिस्पॉन्स सेलेक्ट करना होता है कि उनकी पर्सनालिटी में कौन सा आंसर सुटेबल है। इसके अलावा ये टेस्ट हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि इंडिविजुअल के अंदर कितनी इंसाइट मौजूद है कि वो अपनी पर्सनालिटी को जानता है। ठीक है, उसमें उसके सेल्फ स्टीम के बारे में, उसके थिंकिंग स्टाइल्स, कॉग्निटिव स्टाइल्स, ओपननेस टू चेंज, कैपेसिटी फॉर एम्पैथी, इन तमाम तर चीज़ों के बारे में हमें इस टेस्ट में इंफॉर्मेशन मिल सकती है। ये टेस्ट हमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में बताता है कि किस तरह एक इंडिविजुअल की पर्सनालिटी दूसरे इंडिविजुअल से मुख्तलिफ है। साथ साथ ये टेस्ट प्रिडिक्ट कर सकता है कि एक ही इंडिविजुअल में कौन सा ट्रेट हाई डिग्री में मौजूद है और कौन सा ट्रेट लो डिग्री में मौजूद है। टेस्ट कंडक्ट करने के लिए मटेरियल कौन कौन से हमें रिक्वायर्ड होंगे? तो सबसे पहले तो हमें 16 PF बुकलेट चाहिए होगी, 16 PF क्वेश्चनर, आंसर शीट, स्कोरिंग कीज कहें या स्टेंसिल स्कोरिंग कीज कहें, बोथ आर सेम, नॉर्म टेबल्स और पेंसिल। ये वो तमाम मटेरियल्स हैं जो कि हमें टेस्ट कंडक्ट के लिए ज़रूरी होते हैं, टेस्ट टेकिंग के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। इंस्ट्रक्शंस: जब पार्टिसिपेंट रूम में एंटर होता है तो सबसे पहले तो उसे एक कंफर्टेबल चेयर, कंफर्टेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है। उसे थैंक यू कहना है कि उसने हमारा सेशन अटेंड किया। उसे इस पूरे सेशन का पर्पस बताना होता है कि हमारे इस टेस्ट को कंडक्ट करने का पर्पस क्या है। साथ साथ कैंडिडेट को ये श्योरिटी देनी होती है कि आपके रिजल्ट्स हमारे पास कॉन्फिडेंशियल रहेंगे, उसे कोई भी मिसयूज़ नहीं कर सकता। देन एग्जामिनर टेस्ट स्टार्ट करता है और वो अपने पार्टिसिपेंट्स में आंसर शीट्स और क्वेश्चनर डिस्ट्रीब्यूट करता है और उन्हें इंस्ट्रक्शंस देता है कि आंसर शीट के टॉप पे एक साइड है जहां पार्टिसिपेंट प्रोफाइल लिखा हुआ है, वहां हर एक पार्टिसिपेंट अपना नेम, एजुकेशन, जेंडर और एज मेंशन करेगा। और अगर उन्हें इंस्ट्रक्शंस मज़ीद पढ़नी है तो आंसर शीट के फर्स्ट पेज में इंस्ट्रक्शन सारी लिखी हुई है, तो वो पढ़ भी सकते हैं। यहाँ एग्जामिनर अपने पार्टिसिपेंट्स को ये भी बताता है कि इस पूरे टेस्ट में देयर इज़ नो राइट एंड रॉन्ग आंसर। ठीक है, हर इंडिविजुअल अपनी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग आंसर देगा कि उसकी पर्सनालिटी में कौन सा आंसर सुटेबल लग रहा है और कौन सा नहीं। ठीक है, और यहाँ एग्जामिनर पार्टिसिपेंट्स को बताता है कि आपके पास 3 पॉसिबल ऑप्शंस हर एक क्वेश्चन के गिवन होंगे। अगर आपका आंसर ऑप्शन ए है सो यू विल फिल द लेफ्ट बॉक्स, अगर आंसर बी है देन यू विल फिल द मिडिल बॉक्स, और अगर आंसर सी है तो फिर आप राइट बॉक्स फिल करेंगे।
यहाँ पार्टिसिपेंट्स ये भी बताता है, एग्जामिनर अपने पार्टिसिपेंट्स को ये भी बताता है कि किसी भी क्वेश्चन के 2 रिस्पॉन्सेज नहीं देने, क्योंकि इस तरह के फिर क्वेश्चंस कैंसिल कर दिए जाते हैं और फिर आपकी पर्सनालिटी को हम एक्यूरेटली असेस नहीं कर पाएंगे। जब टेस्ट स्टार्ट हो जाता है तो एग्जामिनर का काम होता है कि वो अपने पार्टिसिपेंट्स को ऑब्जर्व करें, कहीं कोई ऐसा इंडिविजुअल तो नहीं है कि वो किसी एक ही क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग कर रहा है, बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है, ठीक है, और कहीं कोई ऐसा इंडिविजुअल तो नहीं है जो सिर्फ हर एक ऑप्शन को टिक किए जा रहा है, मार्क किए जा रहा है। तो ऐसे जो लोग होते हैं इनकी पर्सनालिटीज़ को भी हम एक्यूरेटली असेस नहीं कर सकते। जब टेस्ट ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद एग्जामिनर का काम होता है कि वो अपने पार्टिसिपेंट से इंट्रोस्पेक्टिव रिपोर्ट लेता है, यानी पूरे सेशन के बारे में एक फीडबैक लेना, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन पे आ जाते हैं। तो 16 पर्सनालिटी फैक्टर टेस्ट जो है वो इंडिविजुअल सेटिंग में भी एडमिनिस्टर किया जा सकता है और ग्रुप सेटिंग में भी एडमिनिस्टर किया जा सकता है। रेमंड कैटल ने हर ट्रेड से रिलेटेड 10 क्वेश्चन बनाए हैं। मतलब इस टेस्ट में टोटल क्वेश्चन 160 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं और हर एक के 3 पॉसिबल ऑप्शंस गिवन हैं। ऑप्शन ए एग्रीड, ऑप्शन बी डिसएग्रीड एंड ऑप्शन सी डोंट नो। एज लिमिट इस टेस्ट की ये है कि 16 इयर्स ओल्ड से लेके जितने भी उम्र के लोग हैं, उससे ऊपर के एज के लोग, उन पे ये टेस्ट अप्लाई किया जा सकता है। टाइम लिमिट डिपेंड करता है। अगर हम टेस्ट पेपर पेंसिल फॉर्मेट में कंडक्ट करें तो 35 to 50 मिनट्स टेस्ट टैकिंग में लगते हैं और अगर हम कंप्यूटराइज्ड फॉर्मेट में टेस्ट कंडक्ट करें तो 25 to 30 मिनट्स टेस्ट टैकिंग में लगते हैं। ये टेस्ट कपल काउंसलिंग के लिए भी यूज़ हो सकता है, लेकिन फिर उसमें 160 प्लस 26 अदर क्वेश्चंस ऐड होते हैं। जब हम टेस्ट एडमिनिस्टर कर लेते हैं तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है स्कोरिंग। स्कोरिंग के लिए जब टेस्ट कंडक्ट कर लिया, हमने अपने पार्टिसिपेंट से आंसर शीट कलेक्ट कर ली, तो अब हमारा पहला काम होता है कि हम स्टेंसिल स्कोरिंग की मदद से पार्टिसिपेंट्स का रो स्कोर कैलकुलेट करें। रो स्कोर कैलकुलेट करने के लिए हमें ज़रूरी होता है स्टेंसिल स्कोरिंग की। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि स्कोरिंग का क्या प्रोसीजर है। इस तरह की वाइट कलर की हमारे पास आंसर शीट होती है। ये थोड़ा ब्लर इमेज है क्योंकि इसका मैनुअल मुझे मिल नहीं रहा था, तो मैं इसको क्लियर नहीं दिखा सकती आपको कि इस तरह की हमारे पास आंसर शीट होती है और इस तरह का ब्लू कलर का हमारे पास एक पेपर होता है जिसे हम स्टेंसिल स्कोरिंग की कहते हैं। इसे स्टेंसिल स्कोरिंग की इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस पेपर में सुराख बने हुए हैं, ठीक है। इस तरह के 2 पेपर हमारे पास होते हैं। एक पेपर हमें 8 ट्रेड्स का स्कोर प्रोवाइड करता है और इसी की तरह का दूसरा पेपर हमें रिमेनिंग 8 ट्रेड्स का स्कोर प्रोवाइड करेगा। तो इस तरह हमारे पास टोटल 16 ट्रेड्स का स्कोर आ जाएगा। हर एक क्वेश्चन के आगे 2-2 स्टेंसिल बनी हुई है, यानी 2-2 सुराख बने हुए हैं और हर सुराख के ऊपर नंबर्स गिवन है, स्कोर्स गिवन है। कहीं पे 1 लिखा हुआ है, कहीं पे 2 लिखा हुआ है। अब स्कोरिंग करते कैसे मैं आपको बताती हूँ। जो वाइट कलर की आंसर शीट है हमारी, जो हम अपने पार्टिसिपेंट से कलेक्ट करेंगे, उसके टॉप पे और टॉप साइड पे और डाउन साइड पे एरो बना होगा इस तरह का, ठीक है। तो इस एरो की मदद से हम अपनी आंसर शीट के ऊपर स्टेंसिल स्कोरिंग की सेट करेंगे, बिल्कुल इस तरह, ठीक है। तो जब हम इस तरह सेट करेंगे तो जो सर्किल आंसर शीट पे इन पार्टिसिपेंट्स ने फिल किए होंगे वो यहाँ सुराख में शो हो जाएंगे और जब शो हो जाएंगे तो हम उन्हें उसी के अकॉर्डिंग स्कोरिंग करेंगे। यानी जिस स्टेंसिल के ऊपर उनका सर्किल फिल हुआ शो हुआ हमारे पास और उसके ऊपर स्कोर अगर 1 है तो हम पार्टिसिपेंट को 1 मार्क करेंगे और अगर 2 है तो 2 मार्क करेंगे
और अगर इंडिविजुअल ने कोई ऐसा सर्किल फिल किया है जिसका स्टेंसिल नहीं बना हुआ, तो फिर हम इंडिविजुअल को 0 मार्क करेंगे। इस तरह स्कोरिंग की जाती है और रो स्कोर कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, यही सेम प्रोसेस दूसरी स्टेंसिल की में भी अप्लाई होगा और टोटल इस तरह हमारे पास 16 ट्रेड्स का स्कोर आ जाएगा। उम्मीद है कि आपको स्कोरिंग समझ आई होगी। इसके बाद अभी तक सिर्फ हमने रो स्कोर कैलकुलेट किया है, अब उसको मीनिंगफुली इंटरप्रेट भी करना है, क्योंकि रो स्कोर मीनिंगलेस होते हैं, उससे हम कुछ भी अंडरस्टैंड नहीं कर सकते कि व्हाट डज इट मीन। तो इंटरप्रिटेशन के लिए हमें 16 पीएफ की बुकलेट की ज़रूरत होती है, नॉर्म टेबल की ज़रूरत होती है और साथ साथ 10 पॉइंट रेटिंग स्केल की ज़रूरत होती है। अब हमें करना क्या है कि ये रो स्कोर कन्वर्ट करने स्टैन स्कोर्स में। अब ये स्टैन स्कोर्स कहाँ से मिलेंगे? स्टैन स्कोर्स हमें 16 पीएफ की बुकलेट से मिलेंगे। 16 पीएफ की बुकलेट कुछ इस तरह की होती है, इसमें बने हुए होते हैं नॉर्म टेबल्स। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल मैं ये बताने वाली हूँ कि जब ये टेस्ट न्यूली डेवलप हुआ था तो ये बहुत सारे डिफरेंट ग्रुप्स के लोगों के ऊपर अप्लाई किया गया था और उनसे हासिल होने वाले स्कोर्स को 16 पीएफ की बुकलेट में एज ए स्टैंडर्ड स्कोर्स नॉर्म टेबल पे लिख दिया गया था। और नॉर्म टेबल में हर एक ग्रुप की मतलब ग्राफिकल इंफॉर्मेशन भी मौजूद है और टेबुलर इंफॉर्मेशन भी मौजूद है। अब फॉर एग्जांपल मैंने टेस्ट एडमिनिस्टर किया है अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स पे, तो मैं नॉर्म टेबल खोलूँगी 16 पीएफ बुकलेट से और वहाँ पे जाऊँगी अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स वाले ग्रुप पे और वहाँ से सिर्फ वही इंफॉर्मेशन स्कैन करूँगी जो मेरे काम की है, यानी कि मुझे वहाँ से चाहिए अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के स्टैंडर्ड स्कोर्स, वो मैं निकाल लूँगी। ठीक है, और जब वो मैंने निकाले तो मैं क्या करूँगी, उसे 10 पॉइंट रेटिंग स्केल्स में लिख दूँगी। अब 10 पॉइंट रेटिंग स्केल्स कुछ इस तरह का इमेज होता है 10 पॉइंट रेटिंग स्केल्स का, जिसके एक साइड पे ट्रेड अगर लो डिग्री में मौजूद होंगे तो वो लिखे हुए होते हैं और ट्रेड अगर हाई डिग्री में मौजूद होंगे तो वो दूसरी साइड पे लिखे हुए होते हैं और बीच में 10 पॉइंट रेटिंग स्केल बना हुआ है। आपको मैं क्लियर इमेज यहाँ से दिखा देती हूँ कि इस तरह 1 to 10 स्कोर्स लिखे हुए होते हैं और नीचे पूरा ये डॉट्स बने हुए होते हैं, इस पूरे साइड पे यहाँ डॉट्स बने हुए हैं। ठीक है, 10 पॉइंट रेटिंग स्केल। अब जो स्टैंडर्ड स्कोर्स मैंने निकाले, यानी स्टैंड स्कोर्स मैंने निकाले, उस स्टैंड स्कोर्स को मैं यहाँ लिख दूँगी, जैसे कि यहाँ आप लिखे हुए नज़र आ रहे होंगे आपको। ठीक है, स्टैंड स्कोर्स मैं यहाँ लिख दूँगी। इसके एग्जैक्टली बराबर मैंने जो रो स्कोर कैलकुलेट किया था वो मैं यहाँ लिख दूँगी। ठीक है, अब सबसे पहले मुझे क्या करना है, स्टैंड स्कोर्स की मदद से मैं क्या करूँगी, यहाँ नंबर्स के नीचे मौजूद डॉट्स को सिक्वेंशियली ड्रॉ करूँगी। ठीक है, यहाँ नंबर 7 लिखा है तो नंबर 7 के नीचे मौजूद डॉट को मिलाऊंगी नंबर 6 के डॉट से, फिर नंबर 5 के डॉट से, तो इस तरह सिक्वेंशियली ड्रॉ करके मुझे एक ग्राफिकल लाइन मिलेगी। इसी तरह जो रो स्कोर मैंने कैलकुलेट किया था वो मैं यहाँ लिखूंगी और उसकी मदद से भी मैं जो है ये डॉट्स सिक्वेंशियली ड्रॉ करूँगी और मेरे पास 2 ग्राफिकल लाइंस आ जाएंगी। अब मुझे क्या करना है, इन 2 ग्राफिकल लाइंस को कंपेयर करना है कि इंडिविजुअल की पर्सनालिटी एवरेज पर्सनालिटी से कितनी करीब है या कितनी दूर है और इंडिविजुअल की पर्सनालिटी में कौन सा ट्रेट एज कंपेयर टू एवरेज पर्सनालिटी मतलब कितनी ज़्यादा मैच कर रही है या बहुत मतलब फ़र्क आ रहा है। तो इस तरह हम अपनी किसी भी इंडिविजुअल की पर्सनालिटी को इंटरप्रेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ 10 पॉइंट रेटिंग स्केल। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे बेसिकली ये ग्राफिकल लाइंस कंपेयर कर रहे होते हैं, तो इस तरह हमें एक एवरेज पॉइंट भी मिल जाता है और हम ये भी बता सकते हैं कि उस इंडिविजुअल में कौन सा ट्रेट हाई डिग्री में मौजूद है और कौन सा
लो डिग्री में मौजूद है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी और समझ भी आएगी कि किस तरह हम 16 पर्सनालिटी फैक्टर क्वेश्चनर को यूज़ करके किसी भी इंडिविजुअल की पर्सनालिटी को असेस कर सकते हैं, उसकी स्कोरिंग, उसकी इंटरप्रिटेशन। होप कि आपको सारे स्टेप्स क्लियर हुए होंगे, और अगर कोई भी क्वेश्चन है सो यू मे आस्क, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।